नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लीगल नॉलेज एंड लॉ में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कानून से संबंधित भारतीय दंड विधान 1860 चैप्टर को शुरू किया था और हमने आपसे कहा भी था कि पहले भारतीय दंड विधान को शुरू करेंगे, उसके बाद सीआरपीसी, उसके बाद एविडेंस एक्ट को शुरू करेंगे। इसी तरह से भारतीय कानून के संबंधित जो भी प्रश्न और जो भी पुस्तकें हैं जो आपको प्रैक्टिस में या एक सामान्य नागरिक होने के नाते आपको जानकारी हेतु चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी कड़ी में भारतीय दंड विधान 1860 के पहले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय दंड विधान के चैप्टर 2 से। और इस चैप्टर में सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक की चर्चा है, और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इस चैप्टर को 2 या 3 भागों में बांटूंगा और एक एक चैप्टर के बारे में, एक एक शब्द के बारे में इसमें जो भी कहता है बिल्कुल सीधा और सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। इंग्लिश और हिंदी का दोनों का मैं चर्चा करूंगा, इसलिए कि जिस भी भाषा में आप समझें किताब की भाषा क्या कहती है और जनरल प्रैक्टिस में उसको क्या समझा जाता है, उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो भारतीय दंड विधान का जो हमारे पास एक किताब भी है, इसको देखिए, बेयर एक्ट भारतीय दंड विधान 1860, जो भी किताब कहता है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सेक्शन अध्याय 2 जो है वो साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बात करता है, मतलब जनरल एक्सप्लेनेशन। मतलब इस किताब में भारतीय दंड विधान में जो भी शब्द का प्रयोग होता है उसके बारे में, कि कहाँ पे हर चैप्टर में विभिन्न तरह के शब्द हैं, लेकिन उस शब्दों का हर चैप्टर में क्या अर्थ है, उसी के बारे में अध्याय 2 चैप्टर 2 जो आईपीसी का है वो चर्चा करता है, जिसको हम साधारण अपवाद कहते हैं। अब सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक इस बारे में चर्चा किया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि साधारण अपराध, साधारण स्पष्टीकरण जो भारतीय दंड विधान का है, अध्याय 2 है साधारण स्पष्टीकरण, जो इस किताब में जो शब्द यूज किए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 6 भारतीय दंड विधान का जो किताब कहता है कि संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना। इसको इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। डिफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सपेक्शन। और ये क्या कह रहा है कि इस किताब में भारतीय दंड विधान में जो भी कहा गया है या जिस चैप्टर में कहा गया है, अगर उस बारे में किसी दूसरे चैप्टर में, किसी दूसरे अध्याय में उसके बारे में उसका उससे भिन्न कुछ बात को नहीं कहा गया है, तो यह समझा जाना चाहिए कि जो बात सेक्शन 1 कहता है उसी के बारे में अगर कहीं और चर्चा किया गया है, या सेक्शन कोई भी कहता है उसी के बारे में कहीं और चर्चा किया गया, तो वही मान्य हो गया, अगर उसके बारे में कोई और बात किसी चैप्टर में नहीं लिखा गया हो तो। इसके बाद 7 सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 7 ऑफ आईपीसी क्या कहता है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, ये क्या है, हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। मतलब किसी सेक्शन का अगर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, स्पष्टीकरण उसका किया गया है कि ये सेक्शन ये कहता है, और किसी भी, मान लीजिए कि इस चैप्टर में ये सेक्शन ये कहता है, नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सेक्शन कोई और चीज कहता है, अगर उस बारे में कोई और बात को नहीं जोड़ा गया है तो।
सीधा सा समझने की बात है कि भारतीय दंड विधान 1860 में अगर कोई चीज कहीं लिखा गया है और उस बारे में उसका कहीं दूसरा चीज किसी चैप्टर में नहीं लिखा गया है, किसी दूसरे सेक्शन में नहीं लिखा गया है, तो हम पूरे किताब में यही जानेंगे और ऐसा नियम भी है कि जो चीज भारतीय दंड विधान कहता है और उसका एक्सप्लेनेशन अगर किसी दूसरे चैप्टर में नहीं किया गया है तो वही चीज हर जगह सर्वत्र मान्य होगा। और सेक्शन 8 क्या कहता है? लिंग। तो पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए वो हर व्यक्ति के लिए लागू है, चाहे नर या नारी। मतलब इस दंड विधान के अंतर्गत अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो व्यक्ति से सीधा तात्पर्य है चाहे औरत हो या पुरुष। अगर किसी ने मर्डर किया हो तो उसका सामान्य रूप से लागू होगा, चाहे मर्डर मर्द किया हो या औरत किया हो। यहाँ कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि व्यक्ति लिखा गया है तो उसके लिए अलग कानून होगा और औरत लिखा गया तो उसके लिए अलग कानून, ऐसा नहीं है। लिंग का मतलब सीधा सा बात है कि जो भी दंड किया है, पुल्लिंग शब्द से सीधा तात्पर्य है कि दंड करने वाला व्यक्ति, अपराध करने वाला व्यक्ति, अगर दंड तो प्राप्त किया जाता है अपराध के बाद, लेकिन अपराध करने वाला व्यक्ति अगर चाहे पुरुष हो या औरत तो उसी शब्द के अंदर प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? वचन। सेक्शन 9 ऑफ आईपीसी वचन कहता है नंबर। ये क्या कह रहा है? जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। वचन नंबर अनलेस द contrary appears from the context to words importing the singular number include the plurals number and words importing the plurals number include the singular number। वचन तो वचन से सीधा तात्पर्य है। ऐसे भी हमने अगर किसी भाषा में अगर आपने पढ़ा होगा तो सिंगुलर और प्लुरल, मतलब एक व्यक्ति करता है तो सिंगुलर और अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो वो प्लुरल। अर्थात अगर मान लीजिए किसी अपराध में एक व्यक्ति ने अपराध किया है, एक वचन, और अगर किसी अपराध में अगर एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल हैं तो प्लुरल। ये सीधा सा सरल भाषा है। हम लोग जनरल भाषा में, जनरल लाइफ में भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक वचन और बहुवचन, वचन का यही तात्पर्य है। अब सेक्शन 10 क्या कह रहा है? पुरुष स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु के मानव नारी का द्योतक है। अर्थात इस मतलब भारतीय दंड विधान में किसी भी सेक्शन में अगर पुरुष शब्द या स्त्री शब्द की चर्चा है तो आप समझ लीजिए कि पुरुष मतलब वह पुरुष जो किसी भी आयु का हो। ऐसा नहीं है कि 16 वर्ष का आयु का जो भी बालक है वो पुरुष के अंतर्गत ही आएगा, या औरत है तो किसी भी आयु की औरत है तो स्त्री के अंतर्गत ही आएगी। भले उसके लिए अलग कानून है, पॉक्सो है, 18 से कम उसके आगे चलेंगे दूसरे कानून में, लेकिन भारतीय दंड विधान में अगर कहीं पुरुष का चर्चा है तो आयु की कोई चर्चा नहीं। इसका मतलब वह पुरुष है, चाहे किसी भी आयु वर्ग का है। स्त्री का अगर कहीं शब्द का उल्लेख है तो वह स्त्री है, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग की हो। और सेक्शन 11 क्या कहता है? व्यक्ति। तो भारतीय दंड विधान क्या कहता है कि कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। अर्थात व्यक्ति। अब है क्या व्यक्ति? मतलब हम ये समझते हैं कि एक पुरुष या एक आदमी, ऐसा नहीं है। भारतीय दंड विधान क्या कहता है कि कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, अर्थात वह व्यक्ति भी हो सकता है या कोई निकाय भी हो सकता है, या कोई संगम भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकता है, उसके बारे में अगर कोई चर्चा है तो व्यक्ति के शब्द में उसका माना जाएगा। भारतीय दंड विधान के अंतर्गत उसको उसी शब्द से व्यक्ति शब्द से संबोधित किया जाएगा। अब आते हैं भारतीय दंड विधान के सेक्शन 11 हमने देखा व्यक्ति, और भारतीय दंड विधान का जो सेक्शन है 12 वो क्वीन शब्द कहता है। क्वीन सॉरी भारतीय दंड विधान का जो 12 सेक्शन है वो लोक शब्द से संबंध तात्पर्य रखता है। इसका लोक का क्या तात्पर्य है? भारतीय दंड विधान क्या कहता है? लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय
लोक शब्द से अंतर्गत आता है, अर्थात लोक, कहीं भी अगर भारतीय दंड विधान के अंतर्गत लोक का चर्चा है, तो कोई भी समुदाय इसमें आ सकता है या कोई भी वर्ग। भारत में अनेक प्रकार के वर्ग हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं। अगर लोक का चर्चा है तो कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। और सेक्शन 13 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 13 ऑफ आईपीसी क्वीन शब्द से संबंधित है। इसको क्या किया गया है भारतीय दंड विधान में कि 1950 के विधि अनुकूलन आदेश के द्वारा इसको निरसित कर दिया, इसको खत्म कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपको क्वीन शब्द से संबंधित कोई भी शब्द नहीं आएगा। चूंकि आप जानते हैं कि भारतीय दंड विधान 1860 इसका नाम है और 1860 में ये बना था। उसमें ब्रिटिश इंडिया का राज था भारत में और क्वीन शब्द प्रचलित होता था। इंग्लैंड के द्वारा भारत में राज चलता था, क्वीन शब्द आता था। लेकिन 1950 में विधि अनुकूलन आदेश के द्वारा रिप्लेस्ड बाय द एओ एन 1950 क्वीन शब्द को भारतीय दंड विधान से हटा दिया गया है। और सेक्शन 14 सरकार का सेवक, इसका परिभाषा भारतीय दंड विधान क्या कहता है कि सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी अफसर या सेवक का द्योतक है। अर्थात भारत सरकार के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं या अनुबंध पर हैं, वो भारत सरकार के सेवक हैं, वो सरकार के सेवक हैं। 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 ऑफ आईपीसी, वो ब्रिटिश इंडिया से संबंधित है। लेकिन इसको भी चूंकि 1860 भारतीय दंड विधान है, 1860 में ही बना था। और उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया द्वारा, आप पिछले क्वीन वाले में आपको बताया था सेक्शन 13 में, उसमें ब्रिटिश इंडिया द्वारा रूल होता था भारत को। तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा इसको निरसित कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया का जो शब्द था, इसको 1937 इसमें विधि अनुकूलन आदेश रिप्लेस्ड बाय द एओ 1937 ब्रिटिश इंडिया शब्द का भारतीय दंड विधान से हटा दिया गया। इसको कहीं भी आप नहीं देखिएगा, भारतीय दंड विधान जब पढ़ेंगे तो ब्रिटिश इंडिया का कहीं भी चर्चा किसी भी सेक्शन में नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको भी विधि अनुकूलन आदेश 1937 के द्वारा निरसित कर दिया गया। इसका भी कहीं भी चर्चा आप भारतीय दंड विधान में नहीं देखेंगे, रिप्लेस कर दिया गया इस शब्द को भी। अब सेक्शन 17 सरकार, गवर्नमेंट, इस शब्द का भारतीय दंड विधान में कहता है कि सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का द्योतक है। सरकार का मतलब भी जनरल भाषा में हम यही समझते हैं, किसी राज्य का सरकार हो या भारत की केंद्रीय सरकार हो। जो भी इस संहिता में आप देखेंगे, कहीं भी अगर सरकार का चर्चा है तो उसके सरकार का मतलब यह है कि या तो वह भारत सरकार होगा या किसी भी राज्य की सरकार होगी। भारत के किसी भी राज्य की सरकार के बारे में उसका चर्चा होगी या भारत की केंद्रीय सरकार के बारे में उसके बारे में चर्चा होगा। सेक्शन 18 ऑफ द आईपीसी वह भारत के बारे में कहता है। अब ये क्या कह रहा है कि भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य या क्षेत्र अभिप्रेत है। तो 1860 में बना था भारतीय दंड विधान और उस समय जम्मू कश्मीर में चूंकि 370 आर्टिकल लागू था। और पिछले साल आप जैसा जानते हैं कि आर्टिकल 370 को भारतीय संसद के द्वारा निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसलिए भारत का मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे भारतवर्ष तक भारत से अभिप्रेत है। अब भारतीय दंड विधान का सेक्शन 19 न्यायाधीश शब्द से अभिप्रेत है। न्यायाधीश शब्द की परिभाषा भारतीय दंड विधान में इस प्रकार है कि न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का द्योतक है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अब यह परिभाषा है भारतीय दंड विधान के द्वारा
लेकिन हम सिंपल भाषा में समझें तो न्यायाधीश से तात्पर्य यही है कि हर वह व्यक्ति जिसको विधि ने इस बात के लिए सशक्त किया है कि वह किसी भी अपराध के लिए या किसी भी समस्या के लिए उस पर फैसला देने के लिए उसको सशक्त किया गया है, वो न्यायाधीश है। और सेक्शन 20 भारतीय दंड विधान का सेक्शन 20 न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस की चर्चा करता है। तो भारतीय दंड विधान की धारा 20 की परिभाषा जो दंड विधान में दी गई है वो इस प्रकार है। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो, द्योतक है। न्यायालय का तात्पर्य है कि हर वह न्यायाधीश का जहाँ पे वो कार्य करता है वो न्यायालय है। जहाँ पे बैठ करके, जिस इजलास पे बैठ करके वह कार्य करता है, उसको सामान्य भाषा में समझिए, ये उसका न्यायालय है। जहाँ पे न्यायाधीश बैठ करके अपना निर्णय देते हैं या किसी का पक्ष सुनते हैं, वह कक्ष न्यायालय है। अब भारतीय दंड विधान का सेक्शन 21 लोक सेवक से अभिप्रेत है। लोक सेवक का ऐसे तो बहुत सारा विस्तार से इसमें चर्चा किया गया है, लेकिन हम सामान्य भाषा में, चूंकि हमने जो ये शुरू किया है वो किताब की भाषा से बहुत ही सिंपल और सरल, कि सारी परिभाषाओं को समेटकर छोटा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्या कहता है। तो लोक सेवक शब्द का तात्पर्य यह है कि हर वह व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है, हर वह व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिससे वह सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में, उसको क्रियान्वित करने में मदद करता है, या जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है, जिसको भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है या किसी ऐसे संस्थान के द्वारा नियुक्त किया गया है जो विधि द्वारा स्थापित हो, वे सभी व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। अब है, ये था भारतीय दंड विधान का सेक्शन नंबर 21 जो लोक सेवक से संबंधित था। अब सेक्शन 22 सेक्शन जंगम संपत्ति, 22 सेक्शन जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की चर्चा करता है। अब इसकी परिभाषा क्या है भारतीय दंड विधान में, उसको पहले देखते हैं। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इसके अंतर्गत नहीं आती है। जंगम संपत्ति से जो मूवेबल जो ही चर्चा है, जंगम संपत्ति ऐसा धन, ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति का जिसको अपने, या कह सकते हैं सिंपल भाषा में, जिसको हम कहीं भी खर्च करने में या कहीं भी उसको इस्तेमाल करने में हम सक्षम हों, वैसी सारी संपत्ति जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती है। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हमारे पास रुपया है बैंक में, वो हमारी जंगम संपत्ति है, चल संपत्ति है, हम कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कहीं भी रहें। और हमारे पास अगर जमीन है, उसका हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो एक जगह स्थिर है, इसलिए उसको जंगम संपत्ति की श्रेणी में हम नहीं रखते हैं। और 23 ऑफ आईपीसी सेक्शन क्या कहता है, ये सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन की बात करता है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि भारतीय दंड विधान का जो 23 सेक्शन है वो सदोष अभिलाभ क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसे संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं हो। अर्थात यह कह रहा है कि हम ऐसा जो हमने गेन किया है, जो हमने प्राप्त किया, जो हमको अभिलाभ मिला है, हम उसके हकदार नहीं हैं, हमने उसको गलत तरीके से अर्जित किया है। मान लीजिए कि हम कहीं नौकरी कर रहे हैं और हमारा वेतन मान लीजिए 20,000 रुपये प्रति महीना है, और इस तरह से साल में हम देखेंगे तो हमारा जो भी आमदनी होगा और हमारे पास जो संपत्ति है, अगर कहीं से पूर्वज के द्वारा नहीं है, कहीं से नहीं आया है, और एकाएक हमारी संपत्ति 1 करोड़ है, या कहीं से हमने घूस से या कहीं से भी अगर लिया है, तो यही चीज सदोष अभिलाभ के रूप में आता है। रॉन्गफुल गेन, हमने गलत तरीके से अगर हमने अभिलाभ प्राप्त किया है, तो वो सेक्शन
23 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत आता है। और सदोष हानि, इसी में है सदोष हानि। इसका पहले हम परिभाषा देखते हैं। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसे संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। अब इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी विधि विरुद्ध कारणों से आपको कोई हानि हो गई, उसको हम लोग सदोष हानि के अंतर्गत रखेंगे। 24 ऑफ आईपीसी, 24 सेक्शन जो हमारा भारतीय दंड विधान का, वो बेईमानी से, शब्द है छोटा छोटा जो किताब में यूज होता है, उसके बारे में है कि मतलब ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है 2, इसमें छोटे छोटे शब्द का चर्चा है कि इस किताब में अगर इस तरह का शब्द का प्रयोग होता है तो उसका क्या अर्थ समझा जाना चाहिए। तो 24 जो है वो बेईमानी से कह रहा है, डिसऑनेस्टी, शब्द से ही पता चलता है। पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। अर्थात कि मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमारे मन में यह इंटेंशन है पहले से कि हमारे इस कार्य के करने से अगले को क्षति हो जाएगी, या जो हम मान लीजिए किसी पद पर हैं, किसी लोक सेवक के पद या किसी भी पद पर हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमारे पास कोई काम करवाने के लिए आया, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही है उसका सारा चीज, फिर भी हम उससे रॉन्गफुल ज्ञान, उससे गलत कुछ प्राप्त करके उसके बाद हम उसका काम कर रहे हैं या ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं कि सामने वाले का हानि हो जाए, तो इसका मतलब ये सारा काम बेईमानी से, इसी शब्द में आएगा। और 25 आईपीसी कपट पूर्वक, ये कपट पूर्वक है, इसका पहले हम परिभाषा देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने का आशय करता है, अन्यथा नहीं। कपट पूर्वक मतलब इसमें भी बेईमानी से ज्यादा समझा जा सकता है, मतलब कोई भी कार्य करने से अगर किसी को क्षति हो जाए या उसको कुछ नुकसान हो जाए, हमारा कार्य करने से पहले अगर उस बारे में आशय है तो हम समझेंगे। कुछ भी करने से पहले, मान लीजिए कि हम किसी को जमीन बेच रहे हैं और हमको पहले से पता है यह जमीन पहले से बिका हुआ है, फिर भी उस जमीन को हम किसी को बेच रहे हैं, तो ऐसे मामले जो जानबूझ करके किसी के बारे में या किसी को गलत करें तो वो कपट पूर्वक में आएगा। अब 26 जो सेक्शन है भारतीय दंड विधान का, वो कहता है विश्वास करने का कारण। इसके बारे में कहीं अगर चर्चा हो तो क्या समझा जाना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने के कारण रखता है, यह बात तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। अब विश्वास करने का कारण, कोई भी चीज अगर कुछ हो रहा है या कोई आपको कुछ कह रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो अगर आप उस पर विश्वास करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इसमें कह रहा है विश्वास करने का कारण रखता है, तब यह कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है। अर्थात उस बात में कहीं अगर उसने पूर्ण विश्वास रखा है और उसको समझा है कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, या उसका हित लाभ है उस चीज में, तब जाकर के वो समझा है, तो इस तरह समझेंगे कि विश्वास करने का कारण उस व्यक्ति का कुछ था, तभी उसने उस बात पर विश्वास किया। 27 ऑफ आईपीसी कहता है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। पहले इसका परिभाषा देखते हैं। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। सिंपल सा बात है कि अगर कोई भी संपत्ति किसी के कब्जे में है, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई भी संपत्ति पत्नी के या लिपिक या सेवक के कब्जे में है, उसको अगर आपने साबित किया कि ये संपत्ति उसके कब्जे में है, तो यह समझा जाएगा, सीधा सा बात है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। यही इसका तात्पर्य है। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या कानून पढ़ने में रुचि रख रहे हैं,
हमारा अभी भारतीय दंड विधान का सेक्शन 2 चल रहा था और उसमें 52A सेक्शन है। तो आज हमने 27 चैप्टर तक को क्लियर किया है और अगले वीडियो में 28 से लेकर के 52A तक का हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ भारतीय दंड विधान का दूसरा अध्याय समाप्त होगा, फिर तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह से हम लोग हर सप्ताह या हर 3-4 दिन पर जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम भारतीय दंड विधान को पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।